बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्बी प्रोग्राम दी फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 7 जून है, 7 ज़िलक़ादा और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूं और पुरुम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसके अंदर जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसको बाकायदगी से जो है वो अपडेट करते हैं। आज का हमारा जो मौजू है, हमारा सेगमेंट रहेगा बोल के लब आजाद हैं तेरे। अब कितने आजाद किसके लब हैं, ये तो आप ही जज करेंगे। और कुछ देर के बाद लाइव कॉल्स भी खोल दी जाएंगी, आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। इस वक्त इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत, मरकजी रहनुमा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जर्नलिस्ट आगा सैयद नासिर अब्बास शिराजी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। जी अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह आपके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर जो एक डिबेट है वो लोगों की आगाही के लिए उसको बढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी नाज़रीन, हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी उम्मत मुस्लिमा में ख़ास इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं, सबसे सर फ़हरिस्त जो पाकिस्तान का मामला आपके सामने है कि आनन-फ़ानन आपके सामने एक हुकूमत तब्दील होती है और करोड़ों लोगों को जो है वो एक महंगाई की खाई में मुसलसल जो है वो ढकेला जा रहा है। इस तरफ देखेंगे कि पीछे क्या मामलात हैं, इसका सद्देबाब क्या होगा, कहाँ पर जाकर ये मामला रुकेगा। और इससे मरबूत हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में सरकारी पार्टी में एक स्पोक पर्सन की तरफ से जो तौहीद रिसालत हुई और उसको लेकर वहां पर इस वक्त खामोशी थी, मगर जब वो खबर भारत की हुदूद को पार कर गई और पूरी दुनिया भर से मुसलमानों का रिएक्शन आया और बाइकआउट की अपीलें होने लगी और जो है वो एक तिजारती खसारे की शक्ल में उनको नुकसान नजर आने लगा, तो उन्होंने उनको फिर भी सजा नहीं दी, बल्कि सिर्फ उनको सामने से स्क्रीन पे से हटा दिया। इसके ऊपर बात करेंगे। और जो यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर दुनिया में नई सफंदी हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। क़िबला, सबसे पहले नासिर भाई थोड़ी सी तवीदी गुफ्तगू कर लें, पाकिस्तान में हो क्या रहा है इस वक्त, क्योंकि आप एक जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो पाकिस्तान की मौजूदा कैफियत है वो तो बड़ी अलार्मिंग है, इसलिए कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज की गई थी उसके 2 या 3 पहलू हैं। एक पहलू तो ये था कि उससे पहले बाय डिज़ाइन लॉन्ग मार्च किए गए, जो पीपल्स पार्टी ने भी किए और PMLN ने भी किया। दोनों लॉन्ग मार्च का टाइटल एक ही था और वो था महंगाई लॉन्ग मार्च। चूँकि उनका ये ख्याल था कि ज़ाहिर है, अगरचे ये मैंने जैसा कहा कि ये बाय डिज़ाइन थे, लेकिन बुनियादी तौर पे ये पोर्ट्रे करना मकसूद था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है और ऐसी सूरत में जो है वो एक अल्टरनेटिव के तौर पे अपने आप को सामने लेके आए थे और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया था कि महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, और दोनों का टाइटल्स एक था। ये एक बात है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान में बिलाखिर एक ऐसी रजीम चेंज हुई कि जिस रजीम चेंज में अगरचे बज़ाहिर उसके लिए एक बिल्कुल लीगल कॉन्टेक्स्ट यूज हुआ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हुआ और बज़ाहिर ये एक काउंटिंग की बात थी और नंबर गेम थी, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि उसके साथ साइमल्टेनियस एक डॉक्यूमेंट कि जिसको पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एंडोर्स किया, जिसमें सबसे पहले इमरान खान साहब की मौजूदगी में जब वो प्रीमियर थे और उनके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके साथ उनके कुछ और मिनिस्टर्स और उनके साथ जो है वो चारों सर्विसेज चीफ्स, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इंटेलिजेंस हेड्स ये शामिल थे। और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ के आने के बाद भी दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें शहबाज शरीफ साहब, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके बाद दीगर मिनिस्टर्स और मौजूदा DGISI और उनके साथ जो है वो चारों सर्विसेज चीफ्स जो है वो मौजूद थे, तीनों सर्विसेज चीफ्स और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। दोनों ने एक चीज के ऊपर एग्री किया और वो ये था कि ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसको जाहिर है मिला के पढ़ा जा रहा है पाकिस्तान में इस तब्दीली से, और उसके नतीजे में जाहिर है एक नई तरह की मूवमेंट पाकिस्तान में जो अनप्रेसिडेंटेड है वो शुरू हो गई है, जिसमें एक क्वेस्ट फॉर नेशनलिज्म है पाकिस्तान के अंदर, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी है कि हमारी तारीफ क्या है, और पाकिस्तान के अंदर ये कि एक ह्यूमिलिएशन जो है कि पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग बाहर होती है कई पहलुओं से। मसलन आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप यूके में बैठी है, आपके जो डिसीजन मेकिंग कॉरिडोर्स हैं वो अमेरिका के साथ लिंक्ड हैं, आपके जो पाकिस्तान के अंदर गल्फ का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है,
आपके इक्तिसादी पैरामीटर्स को उनके ज़रिए से मैनेज किया जाता है, तो वो कि पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान होती है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान का एक नेशनल नैरेटिव जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ। तो खुलासा ये है कि वो जो स्लोगन्स लगा के महंगाई वाले आए थे, तो प्रैक्टिकली सिचुएशन ये है कि विद इन डेज आपने देखा कि उन्होंने डॉलर को निशाना बनाया। डॉलर 20-22 रुपए से ज़्यादा उनके दौर में, यानी एक महीने के अंदर बढ़ गया। उन्होंने जो है वो महंगाई के खिलाफ नारा लगाया, तो चीनी की और आटे की कीमतें जो है वो स्काई रॉकेटिंग होनी शुरू हो गई। इसी तरह जो बेसिक नेसेसिटीज हैं घर बनाने की, मटीरियल्स इन्वॉल्व हैं, खा वो इन्वॉल्व है, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है मुझे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ वो जी नहीं, थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है और जैसे हमारा राब्ता हमारे गेस्ट के साथ जुड़ जाता है, इस पर जो है वो तफसील से बात करना चाहेंगे। जी जी नासिर भाई, आवाज आ रही है तो कंटिन्यू रखिए। जितनी भी चीजें जो आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, वो सारी की सारी एक सैलाब आ गया, वो महंगी हो गई, सैलाब आ गया महंगाई का। और उसके बाद जो पेट्रोल बम है, फिर गैस बम है, फिर उसके बाद जो है वो बिजली का है, इन सब की कीमतों में राइज आने के बाद एक ले मैन का तो इस वक्त आप ये समझें कि एक सर्वाइवल एट स्टेक है और एक शदीद क्राइसिस की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा हो गई है। और लोग जो है वो इस चेंज को आप उस तनाजर में भी देखना शुरू कर दें, क्योंकि बिल आखिर IMF की पास डिमांड्स थी, IMF का पास एजेंडा था। तो सिचुएशन एट द होम ये है तो IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था क्या? IMF के अलावा ऑप्शन नहीं था कोई? IMF के अलावा ऑप्शन नहीं था कोई? बात ये है, मैं अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह के नुक्ता नजर पाए जाते हैं। एक नुक्ता नजर ये है कि पाकिस्तान के पास IMF के अलावा कोई और चारा नहीं है, और वो ये कहते हैं कि इस वक्त फर्ज करें, लेकिन उसमें इक्वेशंस क्या मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मसलन ये कि आपका जो खिसारा है वो बढ़ता जा रहा है, आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हैं। आप अपने इंपोर्ट्स को कट करने के लिए तैयार नहीं हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही। इसके अलावा आपको जो डॉलर चाहिए होते हैं वो डॉलर आपके पास उतने अवेलेबल नहीं होते। आपको एनर्जी चीप चाहिए, एनर्जी आपकी कॉस्टली से कॉस्टली होती जा रही है, जिसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर जो बेसिक कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। अब इस क्राइसिस से निपटने के लिए एक सोल्यूशन क्या है, वो ये कहते हैं कि पहले भी आप इस पोजीशन में हैं कि आप अगर फर्ज करें नया लोन ना दें, तो पुराने लोन की इंस्टॉलमेंट और उसके मार्कअप की इंस्टॉलमेंट भी आप देने की पोजीशन में नहीं है, और अगर आप वो दें तो फिर आप पाकिस्तान में पेज नहीं दे सकते। तो एक क्रॉस रोड है कि क्रॉस रोड पे आप कोई आइडियल पोजीशन में है नहीं, आपने बैड और वर्स में से एक चीज चुननी है। तो एक नुक्ता नजर ये कहता है कि वी हैव नो चॉइस बट टू गो अगेन, जो है हमें IMF के पास जाना है, वर्ल्ड बैंक के पास जाना है, उनसे हमने हिमायत लेनी है, उनसे हमने नई फंडिंग लेनी है और उनसे हमने जो है वो एक नया एग्रीमेंट करना है। लेकिन ये एग्रीमेंट के नतीजे में नो लाइट एट द एंड ऑफ टनल है, यानी क्या आप इसके नतीजे में कर्जों के चुंगल से आजाद हो जाएंगे? तो उसका रिस्पांस ये है कि नहीं, कर्जे बढ़ते जाएंगे। उसका नतीजा ये है कि आपके अंदर कुछ सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी? नहीं, उसका ये है कि नहीं, कोई सेल्फ सफिशिएंसी नहीं आएगी। क्या उसके नतीजे में पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से खुद को महफूज कर पाएगा? नहीं, उसका भी कोई जवाब नहीं। वो फिर सिर्फ एक, जिसे हम 1122 या इमरजेंसी हैंडलिंग कहते हैं कि भाई इमीडिएट आपने पेज देनी है, इमीडिएट आपका जो है वो ये जो इफेक्ट आया है, डेट आई हुई है, ये जो माशी प्रॉब्लम आई है, ये ओवरनाइट तो नहीं आई। तो इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती रही है कि भाई हमें IMF के पास जाना होगा तो उनकी शराइत ये होंगी, हम इसको बेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसका एक बैकअप प्लान क्या हो, एक्सपोर्ट्स कैसे उठाए जाएं। बांग्लादेश का मॉडल आपके सामने है, चाइना आपके सामने है, मतलब इस पर किसी बैकअप प्लान के ऊपर कोई काम हुआ ही नहीं कि जब पड़ेगी तो जाएंगे और कशकोल लेके घूमेंगे चारों तरफ। देखें, पाकिस्तान की सिचुएशन ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी स्टेट है, न्यूक्लियर पावर है। yes. पाकिस्तान जो है उसकी जियोग्राफी खुद एक इशू है पाकिस्तान का अगर सिस्टम जो है वो डिक्लाइन करता है तो ये सूट करता है, क्योंकि ये चाइना के मुकाबले में, ये ईरान के मुकाबले में इस सारे खित्ते में कियोस पैदा होना, तो ये एक इंटरनेशनल डिजाइन भी है, वो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने देंगे जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकिंग कॉरिडोर के ऊपर इन्फ्लुएंशियल है। तो बात आपकी सही है, लेकिन नतीजा क्या है कि एक ये है कि आप इमीडिएट रिलीफ ले रहे हैं, उसके नतीजे में आप अपनी डिग्निटी, अपने डिसीजन मेकिंग सब कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं।
दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरी तरफ जो लोगों का नुक्ता नजर वो ये है कि IMF के मुकाबले में स्टैंड ले लेना चाहिए। हमें कह देना चाहिए कि नहीं जी, हमारा ये राय नहीं है, बल्कि हम इस वक्त एनर्जी चाहते हैं चीप, तो हम आपकी सैंक्शंस की परवाह नहीं करते। हमें रशिया से मिलती है, हम रशिया से लेंगे। हमें पाकिस्तान से ईरान से मिलती है, हम ईरान से लेंगे। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर आपकी एनर्जी का बिल ही, जो सबसे बड़ा बिल है, जो सबसे ज्यादा डॉलर पेमेंट मांगता है, अगर वही मिनिमाइज हो जाए और आप उसके नतीजे में इस कैफियत में आ जाएं कि आपको पाकिस्तान के अंदर मसलन मैक्सिमम इस वक्त जो रेट पड़ता है, अगर सारे एक्सपेंसेस और सारी ड्यूटीज डालें, तो ईरान का ऑयल जो है वो अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई जो है वो आपको तकरीबन 70 रुपीज से कम में, यानी बाज तो तकरीबन 50 के लगभग जो है वो असेसमेंट्स हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा चीजें भी डाल लें उसमें तो 70 के लगभग जो है वो आपको पड़ता है। आप अंदाजा करें कि उसके नतीजे में आपकी चीजें कितनी चीप हो जाएंगी। आप अंदाजा करें उसके नतीजे में आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। आप अंदाजा करें उसके नतीजे में आपका फॉरेन बिल जो है पेमेंट का, वो बिल ही खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा डॉलर तो आपको वहां पे चाहिए। नतीजा क्या होगा, आपके रुपए की कीमत जो है कौन रोक रहा है इसको? लेकिन उसके लिए चाहिए हिम्मत, उसके लिए चाहिए डिसीजन मेकिंग, उसके लिए चाहिए पॉलिटिकल विल, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त लेक करती है इन हुक्मरानों में। अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पे आए हैं, ये अमेरिकन एजेंडे पे आए हैं। नहीं, ये तो अमेरिकन एजेंडे पर आए हैं, वो तो पूरी दुनिया सीख रही है। अच्छा, तो इमरान खान कैसे चला रहे थे? इमरान खान मतलब 2 महीने में सब चेंज हो गया? मतलब क्या उससे पहले मनोसलवा उतर रहा था एकदम, मतलब पेट्रोल शूट अप कर गया, तमाम प्राइसेस अप हो गई, लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई? अभी कुछ अरसे पहले, चंद कपल ऑफ वीक्स पहले, इमरान खान भी इसी सिस्टम को चला रहे थे। वो कैसे चला रहे थे और रूस गए तो किस जिगरे के साथ रूस गए? वो क्यों नहीं डरे? देखिए, ये अहम बात है। देखिए, हम इसी मुल्क में रह रहे थे। अब मैं आपके सामने क्या बयान करूं, ये बातें बयान करने वाली हैं। जब आप लोड शेडिंग करते हैं तो ये प्रैक्टिकली 2 काम करते हैं। एक ये है कि लोड शेडिंग हो रही होती है तो उसके नतीजे में आपका जो बिल है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का बिल शामिल है, वो मिनिमाइज हो रहा होता है, क्योंकि आप उनको प्रॉपर फ्यूल सप्लाई नहीं कर रहे होते, जो पावर सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं। सेकंड नंबर पे आप ये कर रहे होते हैं कि पावर भी सप्लाई नहीं कर रहा है भरपूर तरीके से, और साथ आप ये कर रहे हैं कि आप जो है वो बिल उसी तरह बढ़ रहा होता है। लिहाजा आपको दिन में, यानी 15 दिन महीने में आपको मिली एनर्जी, लेकिन लोगों को ये एहसास नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने तो एट द एंड ऑफ मंथ पेमेंट करनी है, लिहाजा लोगों की पेमेंट जो है वो पूरी की पूरी है। तो एक तो आप ये देखें कि इससे 2 फायदे जो हुकूमतें उठा रही हैं, और वो ये नहीं देख रही कि अवाम को अजियत क्या हो रही है और सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, और आपकी इंडस्ट्री बैठ गई, इंडस्ट्री बैठ गई है ना, पैसा बाहर जा रहा है। जी हाँ, ऐसा। अब मैं दूसरा पहलू भी, मौजूदा हुकूमत है बहानगुदी का कुंबा। आपने एमकेएम को भी राजी करना है, आपने 1 वोट वाले को भी राजी करना है, आपने 2 वोट वाले को भी राजी करना है। तो जब आपने राजी करना है और आप बिल्कुल एक थिन मार्जिन के ऊपर खड़े हैं, तो आप तो हर वो जरिया जो आपके लिए पॉसिबल होगा इख्तियार करेंगे टू कीप योरसेल्फ इन द गवर्नमेंट कॉरिडोर्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी उन्होंने यही किया है कि इस वक्त अगर आप देखें हमने 3.5 साल हुकूमत का एटीट्यूड देखा है, उनकी नाअहलिया भी देखी है, उनकी वीकनेसेस भी देखी हैं, कभी उनकी वकालत नहीं की। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस तरह अल्ले तलल्ले तो वहां तस्वर में भी नहीं थे, और जो नॉन प्रोडक्टिव अखराजात हैं वो कितने ज्यादा हैं। और फिर अभी आप ये देखें, सिर्फ 4 हफ्ते में 175 अरब रुपए के आपने एड्स दिए हैं मीडिया के ऊपर। अभी जो इसमें अखबारात को एड्स दिए हैं वो बहुत महंगे हैं, और वो इसमें अलग हैं। आप जाते हैं तुर्की, और फिर आप देखिए विजिट्स, तुर्की में विजिट हो रहा है, कितने लोग हैं? आपका विजिट यूएई का हो रहा है, कितने लोग हैं? केएसए का हो रहा है, लोग हैं, 150 लोग हैं। तो प्रैक्टिकली तो आप एक शहनशाह की तरह कर रहे हैं, जिसको अपने मुल्क के अंदर कोई क्राइसिस का एहसास ही नहीं है। और ये पूरा किसका पैसा है? ये आपके टैक्स पेयर का पैसा है। ये आपको अल्ले तल्ले पे जब लगाएंगे तो प्रैक्टिकली मुल्क तो ड्रेन कर जाएगा ना, आपकी इकोनॉमी तो ड्रेन करेगी। और वही इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? ऐसे बैठे जैसे बादशाह हैं, और आप डिसीजन इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा कि जिसमें आप काम नहीं। जी प्लीज। अवामी राय में इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? अब तो लोग समझ चुके हैं ना, अब तो सोशल मीडिया है, लोगों की जबानें आजाद हैं, अब लोग समझ रहे हैं कि कौन लाया है। ठीक है, अगर अमेरिका ने कहा जाए कि रिजीम चेंज की है तो किसी के जरिए से की है ना, वहां से बैठ के तो नहीं की, किसी को बीच में रखा है जिसने की है। तो अब वो जो इज्जत बचाते चले आए, अब वो उसको जब वो जिसको कहते हैं चौराहे पे नीलाम होगी, तो उसको कौन रोकेगा? अब लोग तो समझ रहे हैं सब।
नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोग बिल्कुल एग्जैक्टली इसको समझ भी रहे हैं, और यही वजह है कि जो उनको आते हुए एक था कि हम जो है वो बड़ी फेम गेन करेंगे। आपको याद होगा ISPR ने वहां पर स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने जी, कहा कि जब कॉलर से नई हुकूमत कॉलर बनी है तो कॉलर को जी ले लेगा। प्लीज जी, सलाम अलैकुम प्लीज प्लीज रहमतुल्लाह। प्लीज। वालेकुम अस्सलाम मूसी भाई। जी अलैकुम सलाम। जी नफी साहब बिस्मिल्लाह। आप तो सोचेंगे मैं आ गया। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फरमाइए। अचानक मैंने टीवी लगाया तो आप बैठे हुए, तो मैं चलो बात ही हो जाएगी, जी जी खैरियत का बिस्मिल्लाह। पता चल जाएगा। हम्म, मूसी भाई, बात सीधी सी है। अगर इंसान जरा दिल से छोड़ के दिमाग से सोचे तो सारी चीजें सामने वाज़ेह नजर आती हैं। जो दिल को प्यारा लगे, जो दिल को अच्छा लगे, उसके गुनाह भी माफ होते हैं, उसकी गलतियां भी माफ हो जाती हैं। 3.5 साल जिस शख्स ने मुल्क की तबाही कर दी और मुल्क का सत्यानाश कर दिया, अब भी हम कहते हैं जी उसको छोड़े, आगे बात करें। और भाई जो कर गया है, जिसने तबाही की है, उसको कैसे छोड़े? कैसे उसको क्या छोड़ के कहेंगे जी हम आगे देखें? आगे 2 महीने आए नहीं है तो बागमती का कुनबा बन गया। तो जो पीछे जो कोई तमाशा लगा रहा है, डाकुओं, चोरों को और लटेरों को और लोटों को साथ मिला के 3.5 साल तबाह करते रहे हैं, उस पर बात करने के लिए आपका दिल ही नहीं चाहता। इसलिए कि वो प्यारा है, लाडला है, आपका भी और जिनका है उनका भी। तो मैं ये कहूंगा मेरे भाई कि पहले आप ये सोचे कि ये जो कुछ अब हो रहा है, बिजली का हो रहा है, पेट्रोल का मसला हो रहा है, ये मसला कब से शुरू हुआ था? तो वजीर खारजा क्या कर रहा है हुजूर? वो ईरान गैस पाइपलाइन दरवाजे पर रखी हुई है, उस पर तो आज तक बात नहीं की, ना रूस गए। स्विट्जरलैंड में क्या कर रहे हैं? आप बात तो सुन लें। हाँ, मेरा मकसद ये कहने का कि 3.5 साल में जो तबाही हुई है उसका जिक्र करना ममनू है। नहीं वो तो जो तबाही हुई है अभी क्या कर रहे हैं? 2 महीने जिन्हें हुए हैं, जिनकी अभी कबीला भी पूरी नहीं है, हम उसको लेके बैठ जाए, रोना शुरू कर दें, गर्म तवे पे बैठ जाए तो 1 महीने में ही, तो 3.5 साल को कहाँ ले आएंगे, कहाँ फेंकेंगे? नहीं तो अभी 2 महीने में इन्होंने तो वो कर दिया जो 10 साल में नहीं हुआ। मकरूज इतना कर दिया है कि 76 साल में इतना कर्जा नहीं उठाया जितना वो ले गया है। 2 महीने में जो हशर कर दिया, लगाया, कैसे लगाया, किस जगह पे लगाया, बताता वो नहीं है कोई बात। और सिर्फ क्या है कि जी लाडला है, इसलिए हम उसकी चले ठीक है नकवी साहब, आपकी बात रखते हैं। जवाब दे रहे, फिर मैं आगे ठीक है, दोबारा फोन कर। ओके, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किबला वजीर खारजा क्या कर रहा है? क्यों गैस पाइपलाइन दरवाजे पर आई हुई है? अभी एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा, रूस चले जाएं और ईरान से गैस लेकर आ जाएं। तो वजीर खारजा क्या कर रहा है? वो लोग तो कह रहे हैं वो स्विट्जरलैंड में, कहां पर है मुझे इसकी इत्तला नहीं है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि ये आने से पहले वो तमाम बातें जो किया करते थे उन्हीं के मुकाबले में खड़े होना पड़ा है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहा करते थे कि डॉलर की जो लॉजिकल प्राइस है वो 130-135 के लगभग होनी चाहिए और हम इसको यहाँ पर लाएंगे। मिफ्ता इस्माइल जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है वो ये कहा करते थे कि पाकिस्तान में जो ऑयल की प्राइस है, ये प्राइस भी इस वक्त ये 50 से 55 रुपीस इजाफा हो रही है, इसको हम इससे मिनिमम के ऊपर जो है वो लेके आएंगे। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये 1 हफ्ता पहले ये कह रहे थे, हुकूमत आने से 1 हफ्ता पहले कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप एनर्जी का सोल्यूशन हम पे छोड़ दें, क्योंकि जब उससे पहले क्राइसिस आया था तो हमने उसको रिजॉल्व किया था। वी आर द बेस्ट पीपल टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। तो ये आप ये समझे कि ये भी कोई क्राइसिस नहीं होगा। बात ये है कि लाडले तो वो हैं कि जिनको हटा के तो इतनी मुश्किल से ला के सीट के ऊपर बिठाया गया है। लाडलापन तो ये है कि जिनको बिठाया हुआ है इस वक्त ये है लाडले, जिनकी लेजिटिमेसी नहीं है, जिनके खिलाफ अदालतों की कार्रवाइयां हो रही हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं, जो पाकिस्तान में प्रैक्टिकली मनफूर हैं, उनको लाडले तो ये हैं जिनको ला के सीटों के ऊपर बिठाया हुआ है और अब उनको परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं है। देखिए, लॉजिक के साथ बात करेंगे, क्या ये सच नहीं है कि 2 साल इंटरनेशनली कोविड रहा है? आप यूके के अंदर जानते हैं कोविड के बाद सिचुएशन क्या थी, और उसके बाद इमीडिएट बैकलैश क्या इकोनॉमी पे आया है या नहीं आया। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने उसको पाकिस्तान में लोकली मैनेज कर लिया था, एक हद से ज्यादा लोगों के ऊपर बर्डन नहीं पड़ने दिया। ये बर्डन जो है ये तो आपने मसलन 3.5 सालों में मिला के इतनी प्राइस तो नहीं बढ़ी। 3.5 सालों में हमने तारीख की सबसे कम फ्यूल प्राइस भी देखी है। जब इंटरनेशनली फ्यूल प्राइस मिनिमाइज हो गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई 80 प्लस यानी 100 बिलो 100 जो है
वो पाकिस्तान के अंदर फ्यूल की प्राइस हो गई थी। तो हमने तो ये भी देखा इसी दौर के अंदर, लेकिन जाहिर है एक इंटरनेशनल फिनोमेना भी है, लेकिन स्टेट उसको कंट्रोल करती है ना। जब आप आके कहते हैं कि जनाब ये फ्यूल की कीमत आने के बाद ये तो 50-60 रुपए सस्ती दे रहे थे, तो इसकी तो दाद बनती है कि अगर वो अपनी मुल्क को और अपनी आवाम को और अपनी इंडस्ट्री को सस्ती एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी तो दाद बनती है ना। ये कि आप इसको कहेंगे ये हमारे खिलाफ जो है वो क्या है, माइंस, लैंड माइंस जो है वो बिछा दी गई है। तो लैंड माइंस आपने खुद बिछाई है और उसके गिर्द खुद खड़े हुए हैं। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये जो सेटअप है ये तो 110% एक ले मैन के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, और वो लोग भी जो इनको इंडस्ट्रियलिस्ट समझते थे, वो समझते थे कि इनसे हमें कोई बेहतर उम्मीदें होंगी, उन्होंने भी चंद दिनों के अंदर देख लिया है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक ऐसी जगह पे ला खड़ा गया कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है। और प्रैक्टिकली अगर मैं ये कहूं कि अगर वजीर खारजा गैस के लिए क्यों नहीं बोल रहे, वजीर खारजा क्यों रूस नहीं जा रहे, देखिए ये सवाल क्यों नहीं हो रहा। ये वही वजीर खारजा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वही वजीर खारजा है जो ये क्रेडिट लिया करते थे कि उनके वालिद के दौर में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट हुआ। भाई एग्रीमेंट क्या हुआ, आपने तो ईरान को ड्रैग किया, अब मैं ये अगर यूं कहूं ड्रैग करके यहां लेके आए कि एक सैंक्शन कंट्री जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं उससे आपने एक इन्वेस्टमेंट कराई, और इन्वेस्टमेंट करा के उसकी एनर्जी की पाइपलाइन जो है वो आप लेके आ गए अपने मुल्क के बॉर्डर तक। अपने मुल्क के अंदर तो आप नहीं लेके गए, आपने तो 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं की। चाहिए तो ये था कि उधर से वो इन्वेस्टमेंट करके पाइपलाइन बिछा रहे थे, इधर से आप पाइपलाइन बिछाते और पाइपलाइंस को आपस में कनेक्ट करते, पाकिस्तान जो है वो एग्रीमेंट के बेनिफिट्स उठाता। ईरान ने आपके बॉर्डर तक पाइपलाइन बिछा दी आप पे एतमाद करते हुए, और आपने पाकिस्तान के अंदर 1 इंच भी पाइपलाइन नहीं बिछाई। आपने तो उसका खर्चा करवा दिया, एक ऐसा खर्चा जिसका उन्हें इमीडिएट फायदा ही नजर नहीं आ रहा, वो डंप हो गई उनकी पेमेंट, उनके पैसे, उनकी इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसका क्रेडिट लेते हैं कि आपने एग्रीमेंट किया तो बिस्मिल्लाह, अब तो आपकी अपोजिशन ही कोई नहीं है, पार्लियामेंट खाली पड़ा है, अपोजिशन जो थी वो आपके साथ है, और अब आप मिल के ये एक्टिवेट करें और पाकिस्तान को, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट अभी तक क्यों नहीं बोले, अभी तक क्यों नहीं बोले भाई, लोग साइकिलें खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मैं आज बात कर रहा था, तस्वर कर सकते हैं कि अमेरिका के पैसे से आने वाली एक हुकूमत ईरान से पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन देगी, खा वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी हो, हाउ इज दैट पॉसिबल। ये उस जिस साइड के खिलाड़ी हैं ये उसी टीम के साथ खेलेंगे, तो आखिर कब तक खेलेंगे। मेरी स्टेटमेंट जारी करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट का परचम उठाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये मैं आपके सामने ऑन चैलेंज कह रहा हूं। बिल्कुल सही। हमारी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है नाज़रीन, जैसे हमारा राब्ता थोड़ा सा नासिर बादशाह साहब से दोबारा राब्ता बहाल हो जाता है, इसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे, क्योंकि यकीनन आप ये कहना चाहते थे कि मैं जो है एक मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये सिर्फ जो है वो एक सिर्फ बयानबाजी की हद तक जो है महदूद रहेगा, प्रैक्टिकल इसमें से कुछ बरामद होने वाला नहीं। मगर चूंकि हमारा काम है कि हम जो है वो आवाज लगाते रहें और लोगों को बताते रहें और तवज्जुहात को मबजूल कराते रहें, ये हमारी कौमी, मिली, इखलाकी, मजहबी जिम्मेदारी बनती है। और ये एक पैदाइशी हक है हर पाकिस्तानी का कि वो सवाल करे कि जो है वो आप अपने आप को हमारा हुक्मरान कहते हैं, तो इस वक्त हमारा जो एक फ्यूल क्राइसिस है, जो एनर्जी क्राइसिस है, वो किस तरह से हल होगा। एक कॉलर हमारे साथ। सलामुत अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका टॉपिक बोल के लब आजाद है तेरे, बोलने कौन देता है। अपने अल्फाज दूसरों के मुंह में ठोसने की कोशिश करते हैं। हमारे जो लफ्ज़ हैं, हमारे जो तज़किये हैं, किसी की राय का एहतराम किया जाता है। अगर किसी के जेन्युइन पॉइंट है, अगर कोई सही तरीके से अपनी बात बताता है तो उसको उसके अल्फाज को तोड़ मोड़ के, मतलब के इतना झूठ के यकीन करे कि समझ में नहीं आता कि इन्होंने क्या सबक सीखा है। अभी यूक्रेन की वार हुई है, यूक्रेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसने बनाया था, अमेरिका और यूरोप ने बनाया था, और उसको पूरी सपोर्ट देते रहे। और जब तक उसने सारा अपना काम, क्योंकि पावर हंग्री लोग होते हैं ये। और आज ये जो बूढ़ा बैठा हुआ है इधर इंग्लैंड में, पहले इसने कहा कि ISI मुझ पर हमला कर गई है,
ISI मेरे साथ ये कर गई है, वो कर गई है, बाहर की कुव्वतों को ISI के खिलाफ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों ने मुजरमों, चोरों, डाकुओं को हमारे साथ पर बैठा के कौन सा इंसाफ किया है? आप जाए मोदी की अदालत में जाके जज बने, जो ये सहाफ़ी बैठे हुए हैं सुबह से, आप भी मुझे बताएं कि ये जितने सहाफ़ी जो बैठे हुए हैं मीडिया के ऊपर, इनका क्या काम है कि एक पार्टी को बुला के दूसरी पार्टी के साथ हंसी और मतलब तमाशा और खेल तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है। जब से जमहूरियत का ये झूठा झंडा उठाया है इन लोगों ने, ये सहाफ़ी कोई नूनी बैठा हुआ है, कोई पीपी का बैठा हुआ है सहाफ़ी टेलीविजन के ऊपर, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठ दिखा रहे हैं, लोगों को प्रोपेगेंडा, और ये जो बाहर के भी एजेंट हैं और अंदर के जो पावर में है, इनको पैसे देकर अपना नैरेटिव इनके जरिए बिल्ड करते हैं मीडिया के ऊपर। तो इनको शर्म नहीं आती कि कितना कितना कमाएंगे ये साथ। ठीक है, तो आगे पॉइंट आपके ठीक है, चुके हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपके पॉइंट्स आगे। नासिर शाह साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे कि मीडिया के ऊपर मैं स्टेटमेंट कहता हूं तो गालिबन के ये सिर्फ बयानबाजी करेंगे मगर प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा था कि जो मौजूदा सिस्टम है इसकी जो बेनिफिशरीज हैं और वजीर खारजा साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, अभी तक आप देख लें उनके विजिट्स कहाँ के हुए हैं। उनके विजिट्स उस ब्लॉक के हैं ही नहीं जिस ब्लॉक के साथ इस वक्त पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो मरबूत है। तो आप ये देखिए, आप इससे बिल्कुल ये सोचना भी आप समझें कि ठीक नहीं है कि ये इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन करेंगे पाक ईरान गैस पाइपलाइन को। अब आपने करना है जो कुछ करना है, ईरान ने तो कर दिया, वो तो बॉर्डर के ऊपर पहुंचा दिया। एनर्जी क्राइसिस आपका मसला है। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान शदीद मुश्किल में है, एक तरफ पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बॉर्डर के पार तौहीन रिसालत हो रही है। इसको अगर लिंक करके देखा जाए इन दोनों मामलात को कि एक आदमी जो डट के तौहीन रिसालत के ऊपर, शान रिसालत के ऊपर डट के बोला, जाके यूएनओ में बोला, उसने रिसालत बाप की शान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, डट के खड़ा रहा, उसकी हुकूमत को एक तरफ चलता किया, और दूसरा मोदी साहब के परचम तले हाई प्रोफाइल लोग तौहीन रिसालत करते हैं। अगर इन दोनों चीजों को नथी करके देखा जाए तो क्या दिखता है नासिर शाह साहब? देखें, आपने ये भी बहुत अहम बात की है। पाकिस्तान में इस्लामोफोबिया का मसला खान साहब ने उठाया इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। वो उनकी बात इंटरनेशनली सुनी भी जाती थी, उन्होंने उसको एडवोकेट भी किया। फिर वो मैनेज करने में कामयाब हुए कि ये एक इंटरनेशनल दिन करार पा गया यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया का। अब बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप हैरत होगी आपको कि इस पे इमीडिएट अगर इंडिया का कोई मसला होता है ना, अगरचे ये एक इस्लामी मसला है, यानी इस पे मुसलमानों का रिस्पांस पूरी दुनिया के अंदर नेचुरल था, लेकिन चूंकि इंडिया के अंदर हुआ तो अमूमी तौर पे होता है कि सबसे पहला रिस्पांस कहां से आता है? इंडिया से आता है, पाकिस्तान से आता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे के बारे में मखसूस तरह के सेंटीमेंट भी मौजूद है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ? प्रैक्टिकली ये हुआ कि पाकिस्तान में कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इससे हमारे अपने डुअल स्टैंडर्ड फिक्स और हमारी ये जो लोगों के फिक्स इंटरेस्ट हैं और इसी तरीके से इदारों की इन्वॉल्वमेंट का मैटर, इस वक्त हमें तहरीक लब्बैक इस मसले पे नजर नहीं आई। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े एजिटेशन करते थे फजल रहमान साहब छोटी छोटी बात के ऊपर, और यहूदी एजेंट कह के लोगों को ताने दिया करते थे, आपने देखा उन्होंने इसके ऊपर कोई एजिटेशन नहीं की, एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की। ही इज द बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम, एक स्टेटमेंट जारी नहीं की। और जब दुनिया से रेस्पॉन्स आना शुरू हो गया, जैसे कुवैत से आया, जैसा कि अरब कंट्रीज से आया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने उस रिस्पांस को टूकिया और वो भी बड़ा लो प्रोफाइल। मसलन टॉप हायरार्की में से किसी का स्टेटमेंट नहीं है, दफ्तर खारजा से स्टेटमेंट है। ये खुद इस चीज का इंडिकेटर है कि आप हाई लेवल के ऊपर इस मसले को नहीं ले रहे। ये मैं समझता हूँ एक बड़ा चेंज है पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी के अंदर और पाकिस्तान के स्टांस के अंदर। और या इन दो में से हाल से खाली नहीं, या पाकिस्तान ने इंडियन हेजमनी को इन द रीजन, जो कि अमेरिका का डिजाइन और प्लान है, इसको तस्लीम कर लिया है। क्योंकि इस रीजन के अंदर अमेरिकन प्रेशर ये है कि वो इंडिया को अपना काउंटर पार्ट समझता है, पार्टनर समझता है, और पाकिस्तान या दीगर जितने भी रीजनल्स उसके साथ है, जिनको वो अलाई भी कहता है, वो समझता है कि उसको उनकी डोमेन के तहत काम करना। ही इज द पुलिस मैन, ही इज द फ्रंट मैन। लिहाजा इनके जो कन्फ्रंटेशन थे उसके बारे में भी उसने ये मैनेज किया कि वो कन्फ्रंटेशन लो प्रोफाइल हो जाए, जैसा कि कश्मीर का मसला है। हम कश्मीर के मसले पे भी उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये एक चेंज है पाकिस्तान की उस फॉरेन पॉलिसी में कि एक वक्त में आप
मैं कहता हूँ नाम कहीं सही, आप रियासत मदीना का नाम नहीं तो ले ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है जो हर 2 हफ्ते बाद तब्दील हो जाती है? आप एक स्टेटमेंट भी नहीं जारी नहीं कर रहे हो, तो इसका नहीं, मतलब तो ये ये कौन है सी फॉरेन पॉलिसी है? आपने जो इस्लाम का नाम यूज किया था वो जस्ट यूज किया था, वो हकीकत में आप जो है वो वेस्ट के मुकाबले में इस तरीके से अपना स्टैंड बयान ही नहीं करना चाहते थे। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ ये खारजा पॉलिसी है और ये तमाम चीजें जो होती हैं, बात चीजें थिंक टैंक जो लेके चलते हैं वो मुस्तकिल होती है, इसमें हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आपकी लाइन जो है वो बरकरार रहती है। हमारे यहाँ हर आने वाली हुकूमत एक नई खारजा पॉलिसी लेकर आती है, नए तरीके से काम करती है। तो मतलब ये हमने इसको एक बनाना रिपब्लिक बना के छोड़ा हुआ है। इतनी बड़ी एटमी कुव्वत, दुनिया की छठी बड़ी फौज, आपके मतलब एक वसाइल, आपकी जोग्राफिया जो पॉलिटिकल जो आपकी लोकेशन है, तो इन तमाम चीजों को देखें ना, शानदार है। कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भैया। अलैकुम सलाम। 21st सेंचुरी में 1998 से हमारा हिंदुस्तान में पाकिस्तान बोलो और इंडिया बोलो और बांग्लादेश बोलो, वो तीनों मुल्क होली है। तीनों मुल्क का आंदोलन ऐसा विटनेस है जिस तरीका में सारा दुनिया मुसलमान होएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंदिरा गांधी का फैमिली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, टीवी देखते रहिए इंशाल्लाह। जी, नासिर भाई शाह साहब, तो इसको अगर हम इस तनाजुर में देखें तो हमें और क्या दिखता है? मतलब ये तो लगता है कि बाकायदा हेट्रेड स्पीच कराई गई। लगता ये है कि क्योंकि कार्रवाई ना करना, देखिए आप, एक को जो है वो अनुपम शर्मा को उन्होंने जो है वो जनाब अली नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए सस्पेंड किया खाली, और नवीन कुमार जंदल को जो पार्टी से निकाला, कार्रवाई नहीं की। आपके संविधान के अंदर, आपके कानून के अंदर क्या कोई ऐसी आर्टिकल मौजूद नहीं है जो कोई किसी मजहब के की तौहीन करे, उनके बड़ों का एहतराम ना करे, उनके लिए बदज़बानी करे? आपके पास कोई चीज नहीं कि आप तो उनकी जो है वो उनके लिए पनिशमेंट कर सके उनके ऊपर। कुछ नहीं किया गया। तो इसको अगर हम देखें तो क्या नजर आता है और कुछ? देखिए, इंडिया खुद एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है और एक चेंज है, ट्रांजिशन है। एक वक्त में इंडिया एक लिबरल, सेकुलर और तमाम जो वहाँ पे मकातब फिक्र हैं और उनको लेके चलने वाला एवरीवन इज इंडियन, इसके ऊपर था। और एक वक्त में जो है वो इंडिया में ये चेंज आया है बिल्कुल बीजेपी के अंदर, और मोदी जी ने इसको एक हिंदुत्वाइजेशन जब प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है, उसके नतीजे में एक नई आइडेंटिटी कि आप मुस्लिम हैं तो भी इंडियन है, यानी इंडियन हिंदुइज्म जो है एक आइडेंटिटी के तौर पे यहाँ प्रिवेल करना स्टार्ट किया है। अब उनकी इस आइडेंटिटी का तकाजा ये है कि वो किसी ऐसे मसले पर जो है वो पीछे न हटें जिसके नतीजे में उनकी आइडेंटिटी कंप्रोमाइज होती हो। ये एक खास तरह का एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है, नहीं, जिसके मगर ये खुद इंडिया के अंदर बड़ा रिस्पांस है नेगेटिव। ये तो उनका भी दीन नहीं कहता। हाँ, ये तो उनका भी दीन नहीं कहता ना। मतलब हमारे क्या, हम इस्लामी जमहूरिया कहते हैं, दूसरों के हुकूक रखते हैं। आप अपनी आइडियोलॉजी लेकर आए, जिस दीन को आप धर्म को मानते हैं, मगर दूसरे लोगों का ख्याल रखते हुए, जिस तरह से बहुत सारे जर्नलिस्ट वहां भी चीख रहे हैं। इसका बेनिफिट वहां पे ऑन ग्राउंड किसको है? मुस्लिम कम्युनिटी को है। वो इसको एक सिंबल के तौर पे लेंगे कि देखो, अगर आपने तौहीन की थी, अगरचे इंटरनेशनल इम्पैक्ट आया, लेकिन ऑन द ग्राउंड है ना, उनका शहरी ऑन द ग्राउंड है। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो है वो कोई 25 करोड़ के लगभग या 20 करोड़, 20 से 25 के दरमियान जो तादाद है मुसलमानों, उनके जज्बात भी हर्ट किए हैं। इंटरनेशनली भी पूरी दुनिया के जज्बात जो है वो हर्ट किए हैं। तो सबसे पहले उनकी जवाबदेही अपने मुल्क के अंदर है, लेकिन मुल्क के अंदर उनकी पॉलिसी ये है इस वक्त के मुसलमानों को वहां पर मेन स्ट्रीम में नहीं आने देना। मुसलमानों की जो उनके मामलात है, जैसे कि आपने देखा कुरान पाक के हवाले से वाकयात हुए, नो पनिशमेंट। मस्जिद बाबरी का मसला हुआ, लेजिटिमाइज हो गया। फिर आपने देखा कि वहां पर मुसलमानों के इलाकों के अंदर गुजरात का सानिया कंप्रोमाइज्ड। जितने बड़े बड़े इंसिडेंट हैं जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। इसी तरीके से आपने देखा तस्लीमा नसरीन को किस तरीके से वो प्रमोट करते हैं। आपने देखा किस तरीके से वो जो एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट है उनको प्रमोट करते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक स्टेट स्पॉन्सर वहां पे चीजें स्टार्ट हो गई हैं, और ये खास तरह का एक्सट्रीमिज्म है। अगर ये इंटरनेशनल प्रेशर ना होता तो उनको मुअत्तल भी ना करते। उसके मामले चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर और इकोनॉमिक मसले हैं,
ऑन द ग्राउंड अपने मुल्क के हवाले से जो उनके कानून की वायलेशन हुई है और वहां पे जो एक हेट्रेड क्रिएट की गई है या मुसलमानों की सबसे मुकद्दस हस्ती को निशाना बनाया गया है, उस पर जो एक स्टेट के तौर पे इंडियन रेस्पॉन्स होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं आया है। और इसमें मैं थोड़ा सा दोष जो है वो इस्लामिक कंट्रीज को भी दूंगा कि अगर वो नबी पाक की हुर्मत पे इस तरह क्लियर स्टैंड लेते हैं कि भाई नो इकोनॉमी, नो एग्रीमेंट, नो प्रोजेक्ट्स, नो मोर इंडियन जो है वो बेनिफिट्स को हम अपने मुल्क में डू करेंगे। अगर आप हमारे नबी पाक की हुर्मत के ऊपर जो है वो मुल्क के अंदर रद्दअमल नहीं देंगे और स्टेट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस छोटे से रद्दअमल के अलावा उस सतह का रद्दअमल नहीं आया। इंडिया ने वो थ्रेट फील नहीं किया, जिसकी वजह से ना इंटरनेशनल थ्रेट को फील कर रहा है और ना ही लोकल थ्रेट को फील कर रहा है, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि इस करने के बावजूद भी वो इस मामले से बैन गुजर जाएं, ताकि मुसलमानों को ये रहे कि पाकिस्तान में रहना है तो उन्होंने उसी आइडेंटिटी के साथ रहना है जो कॉम्प्रोमाइज आइडेंटिटी है। वो अपनी मुसलमानों की आइडेंटिटी, हुवियत और शनाख्त को मेंटेन रखते हुए इंडिया के अंदर जो वो अपनी भरपूर तरीके से अपनी प्रेजेंस जो नहीं रख सकते हैं। तो ये इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, हमें कितना खतरा है? हिंदुस्तान के पीछे पूरी दुनिया खड़ी है और जैसे आपने कहा कि एक पाकिस्तान एक एटमिक ताकत है, एक मुस्लिम शनाख्त के साथ, तो पीछे भी पड़े हुए हैं। एक नई हुकूमत जैसे आपने अभी कहा कि अपने एजेंडे के तहत लाए हैं, तो हमारे एटमिक प्लांट को लेकर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए या वहां मामला पुरसुकून रहेगा? सॉरी, आपकी आखिरी बात नहीं सुन पाया। मैंने कहा हमारे इस बात पे भी तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए कि हम एक एटमी क़ुव्वत हैं और जब इस तरह की अफ़रा-तफ़री वाली सिचुएशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, हर रोज़ प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, लोगों का ऑफ़िस जाना दूभर हो गया है। मैं आज सुबह ही बात कर रहा था बहुत सारे टीवी चैनल्स में लोगों से, मैंने उस चीज़ का जायज़ा लिया। लोगों ने सबने एक चीज़ सबने कॉमन बात की कि रोडों पर जितनी बहुत ज़्यादा बेतहाशा गाड़ियाँ, ट्रैफ़िक जैसे होता था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा से यूज़ करना शुरू हो गए हैं। लोग अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे कि एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक मोटरसाइकिल पे भी जाएं, क्योंकि वो उनको बेयर ही नहीं करता। तो ये जो, और फिर आज रात से सुन रहे हैं कि फिर बढ़ जाएगी प्राइस और ये चलता रहेगा सिलसिला, तो इसमें हमारी एटमी सलाहियत तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगी खुदा न खास्ता? देखें, जो बातें हुई हैं, आपने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की बातें भी सुनी हैं और इस वक्त जो संजीदा हलकों में बातचीत हो रही है, अगर पाकिस्तान से, क्योंकि अमेरिकन डॉक्ट्राइन में किसी इस्लामिक कंट्री के पास एटमी सलाहियत नहीं है, न्यूक्लियर पावर होना नहीं है, तो पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ तरह के प्रेशर्स रहे हैं। कभी एटमी प्रोग्राम कैप करने के लिए, कभी पाकिस्तान को मिलिटेंट वाला इशू बना के कि पाकिस्तान मिलिटेंट्स के कंट्रोल में चला गया है और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिटेंट जो है वो, आपको पता है कि वो मारगला की पहाड़ियों के नजदीक तक तो आ गए थे, तो लिहाजा वो एडमिन इंस्टॉलेशन जो है वो अंडर थ्रेट है। लिहाजा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरनेशनल थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए एटमी सलाहियतों का कंट्रोल संभाले, क्योंकि ये अगर मिलिटेंट्स के हाथ लग गई तो आलमी अमन को खतरा है। ये दो वो एफर्ट हुई, आपने देखी। उसके बाद अब एक तीसरी एफर्ट चल रही, वो ये थी कि पॉलिटिकल, चूंकि उसके लिए मुख्तलिफ हुक्मरानों को किया, लेकिन उसका सेट पैटर्न ऐसा है कि वो भी इतना आसान नहीं है। तो अब जो आखिरी एफर्ट है, ये एफर्ट सबसे खतरनाक है मेरी निगाह में। ये एफर्ट इकोनॉमिक एफर्ट है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली वो चाहते हैं क्लैप्स कर जाए, और जब आप क्लैप्स भी कर जाएंगे, IMF की शराइत के सामने भी आपको पाबंद होना पड़ेगा, तो एक वीक स्टेट जो अपनी एटमी सलाहियतों को, ये मैं मेरे मुंह में खाक, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन चलो थ्रेट्स को जब आप मद्देनजर रखते हैं तो उस हवाले से प्लानिंग करते हैं। बज़ाहिर थ्रेट ऐसा है कि पाकिस्तान को ऐसा इकोनॉमिकली पैरालाइज कर दिया जाए कि पाकिस्तान बेबस महसूस करे कि पाकिस्तान अपनी एटमी सलाहियतों पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक मेजर टारगेट है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है ये उसके साथ लिंक्ड है, और ये असफुत नहीं बनी, ये बाय डिजाइन है। और पाकिस्तान को इस मामले में स्टेबल ना होने देना, ये भी इंटरनेशनल पावर्स का एजेंडा है, और इस एजेंडे के जरिए से पाकिस्तान को उस प्रेशर में लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एटमी सलाहियत को गिव अप करने के हवाले से स्टेप वाइज जो है वो पीछे हटना स्टार्ट कर दे। तो ये बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं। अगरचे अभी इन्होंने फ्यूल प्राइस मजीद हाइक नहीं की, लेकिन ये जो मौजूदा फ्यूल प्राइस हो गई है ये पाकिस्तान के अंदर अफोर्डेबल नहीं है। मैं जानता हूं पाकिस्तान की आवाम की सिचुएशन क्या है, आप देखेंगे अभी लॉलेसनेस बढ़ जाएगी।
आप देखेंगे अभी डकैतियां चोरियां बढ़ जाएंगी, आप देखेंगे पाकिस्तान में सुसाइडल्स बढ़ जाएंगे, आप देखेंगे पाकिस्तान में निचला तबका जो है वो एकदम एक बड़े बहरान के अंदर चला जाएगा। मिडिल क्लास बहुत शदीद इफेक्ट हो चुकी है और लोगों का अपनी स्टेट के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर जो है वो एतमाद उठना शुरू हो गया है, ब्रेन ड्रेन जो है स्टार्ट हो गया है और लोगों को लाइट इन द टनल नजर नहीं आ रही कि फ्यूचर में क्या कोई अच्छी चीज हो रही है, कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। तो ये पैनिक जो है ना, ये हुकूमतों को और मुल्कों को और सोसाइटी को तबाह कर देता है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऐसे ही खतरे से दो चार जरूर है। अगर कोई मिनिमम वेज ले रहा है 35, 40, 50 हजार रुपए तक आप रख लें, हालांकि लोगों को 50 भी नहीं मिल रहा है, बाज लोग 30, 35 के अंदर ही काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं चलें आप 40,000 बीच का फिगर रख लेते हैं। अगर कोई 40,000 रुपए काम कर रहा है, 20,000 तो उसका पेट्रोल हो गया, फिर आपने उसकी बिजली के बिल पे 300 यूनिट के ऊपर लगा दिया कि जी 12,000 का बिल आ जाएगा। तो ये ऑफिस कैसे आएगा? अभी देखिए, अभी तो बच्चों की तालीम कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, लोग बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहे थे, अब उसके ऑफिस जाने के लाले पड़ गए। अब वो किस तरह से ऑफिस आएगा और किस तरह जाएगा, दो वक्त वो किस तरह से अपने घर का किचन चलाएगा? इस वक्त जो सिचुएशन है, देखिए पाकिस्तान में मिनिमम जो वेजेस हैं वो हैं 20,000 के लगभग, और एक बड़ी तादाद इससे भी कम है। अगर मैं 20,000 को एक रियलिटी मान लूं, 20 से 25 को मान लेते हैं, चले इन्होंने अभी कानूनी तौर पे 25 कहा है तो 25 को मान लेते हैं। 25,000 वाले बंदे का, 2 फैमिली का, मैं नहीं कहता ज्यादा फैमिली का, आप बजट बना के दिखा दें। अगर वो एक स्लम के अंदर भी रहता है, एक नेबरहुड के अंदर भी रहता है, मेन सिटी के अंदर नहीं रहता, तब भी उसे 10,000 से कम में मकान तो नहीं मिलता। अगर शहर में काम करना जिसके अंदर कोई बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, इससे कम में मकान आपको नहीं मिल सकता। एक बात। उसके बाद अगर आप 10,000 मकान पे लग जाएं, आप शहर के नेबरहुड पे रहते हैं, अपने शहर के सिटी सेंटर में आना है, आपने वहां आना जाना है, आपने डेली ट्रांसपोर्ट और फ्यूल प्राइस हाइक की वजह से वो डेली ट्रांसपोर्ट भी आपके इफेक्ट होगी। आप अंदाजा करें कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप चले उसका खर्च, उसके बाद जो डेली आपकी यूजेज की आइटम्स हैं, उसमें आपका तेल है, बिजली है, गैस है, जिस पे आपने कुकिंग करनी है, वो कितनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आप ये देखें कि जो आपकी जी नासिर भाई, शायद आपको आपकी आवाज हम तक जो है वो नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा सा जो है वो अपने एंड पे आप चेक कर ले, और हमारी आवाज, अगर आपकी आवाज हमको क्लियर पहुंच जाती है तो इस बात को जो है वो थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेंगे, 6-7 मिनट हमारे पास रहेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं कि जिसको आप मिनिमम वेज कहते हैं, जो कि हमने हुकूमती अरकान के मुंह से सुना कि जी 25,000 जो है वो तकरीबन जो है वो होनी चाहिए। तो 25,000 में जरा, जिस तरह नासिर भाई शाही साहब ने कहा कि बजट बना के दिखा दें कि अगर कोई एक आदमी मेन सिटी में भी नहीं, मज़ाफ़ात में भी रह रहा है, बहुत उस हिसाब से किराया जो शहरों में होता है उससे हटा लें, एक कमरे के घर में मैं कहता हूँ कि अगर कोई शख्स एक कमरे के घर में रह रहा है तो 25,000 में जरा बता दें हुकूमती अरकान के वो किस तरह से गुजर बसर करेगा, किस तरह से काम पे आएगा, किस तरह से काम से वापस जाएगा, वो किस तरह से बिजली का बिल देगा, किस तरह से गैस का बिल देगा, किस तरह से ग्रोसरी करेगा। जब इसका जवाब नहीं दे सकते तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप जो है वो कुर्सी के ऊपर बर्जुमानी करें। आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने इंटरनेशनल जो विजिट्स किए हैं उसमें पूरा लाओ लश्कर लेकर दोबारा से जो है वो जाते रहे। नासिर भाई शाही साहब से 5 मिनट मेरे पास बजट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि बजट बना के कैसे दिखाएंगे। आप कहते हैं जी मिनिमम वेज 25,000 तो होनी चाहिए, 25 पे क्या 70 पे मुझे बजट बना के दिखा दें। देखिए, मैं आपकी बात से यही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका एक बच्चा है, आपने उसके लिए दूध लेना है, 150 रुपए का दूध है, ठीक है, एक छोटा बच्चा जो इन्फेंट है वो 3 लीटर तकरीबन उसको दूध 2 लीटर तकरीबन चाहिए होता है 24 घंटे में। अगर आप वो दूध उसका यूज करें, जस्ट आप मुझे बताएं कि उसका सर्वाइवल क्या है, मगर ये कि वो क्राइम करे, मगर ये कि वो खुदकुशी करे, इस जगह पर लाकर लोगों को खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान का दूसरा एटम बम वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन खड़ी होगी, यहाँ से रिजेंटमेंट स्टार्ट होगी पाकिस्तान के अंदर। जी प्लीज आप कॉलर। जी सलाम अलैकुम, एक मुख्तसर सी कॉल, बिल्कुल हमारे पास 2 मिनट है बस। जी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी, ये पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने 9/11, इसकी परफॉर्मेंस क्या, इसका रोल क्या है, इसके बाद की जागीर है, तो किसी को समझ में नहीं आया आप बिल्कुल ठीक है। हेलो जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम बस जिसको उर्दू नहीं बोलनी आती है उसको वज़ीर ख़ारजा इतना बड़ा ओहदा
अमेरिका ने इसको ओहदा दिया है, ये पाकिस्तानियों ने तो ओहदा नहीं दिया इसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिर्फ 5 मिनट टाइम बल्कि और कम रह गया। नासिर शिराजी साहब, अब इस पे क्या बात करें, तो फिर सबके सामने ही है कि कहाँ पे टांग गई है, पता नहीं क्या क्या हो गया। बहरहाल खैर, तो इस पर हो जाए, जो मेन जो यूक्रेन और रूस की जंग से जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। उस पे जो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान जैसे एग्रीकल्चर कंट्री के ऊपर इतना पड़ा है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसेस थी, क्रॉप प्राइस, बिल्कुल वीट की प्राइस, तो इस्लामाबाद में एक हफ्ते में जो 10 kg का एक पैकेट होता था, उसकी प्राइस 700 रुपीज जो है वो उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है एक हफ्ते में 700 रुपीज। ये पाकिस्तान के अंदर आटे की कीमत का एक हफ्ते में तारीख का रिकॉर्ड जो है हो चुका है। आप मुझे बताएं, ये तो बेसिक है ना, ये बेसिक जरूरियात है आपकी। ये कहाँ से हुई? ये इंटरनेशनल मार्केट के नतीजे में हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में अगरचे गंदम अपनी जरूरत के लिए काफी है, लेकिन जब अफगानिस्तान साइड पे नहीं है, जब मुमकिन है ईरान के पास एरियाज के अंदर नहीं है, तो वो यहाँ से स्मगल होके जा रही है। यहाँ से जो स्मगल होके जाती है तो आपकी तो ड्रेन कर गई, और आप जो है इस वक्त कमी का शिकार हो गए। इसीलिए पाकिस्तान बतौर स्टेट दोनों रिजर्वायर रखते थे, लोकल रिजर्वायर भी और बाहर से इंपोर्ट करके भी, चूंकि गंदम के नतीजे में ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, ये उसके जिम्मन में आती है, और ये भी उतना ही बड़ा थ्रेट है जितना बास्केट न्यूक्लियर थ्रेट होता है, जिसे फूड सिक्योरिटी आप कहते हैं। तो इस वक्त बड़ा क्राइसिस है। फूड बास्केट जो है वो, चूंकि इसको यूक्रेन को रशिया को कहते हैं, वहां पे आपने पाबंदियां लगा दी और वहां पे इस वक्त वार जोन बना हुआ है। उसके नतीजे में वेस्ट के पास तो चले अभी सरमाया है, पैसा है, वो तो कुछ ना कुछ साल 2 साल के लिए चीजें जो है वो रिजर्व रख सकते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क क्या करे, बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या करें, इस पे वेस्ट को, पूरी दुनिया को सोचना होगा कि इस तरीके से आपकी बात नहीं चल सकती है इस वक्त, और आपको आपके जो है ना स्टैंडर्ड्स वो एक ही होने चाहिए। और पूरी तो दुनिया में अगर वार बुरी है तो वो यमन में भी बुरी है, वार बुरी है तो वो सीरिया के खिलाफ भी बुरी है, वार अगर बुरी है तो वो लीबिया के अंदर भी बुरी है। अगर सबके खिलाफ स्टैंड लेंगे तो आपका अपना घर नहीं चलेगा। लिहाजा ओवरऑल प्रिंसिपल के बेस पे चलें, ताकि ये दुनिया के अंदर जो है वो पीस आए, दुनिया के अंदर जो है वो लोगों को बुनियादी जरूरियात को मिल सके। और ये न समझें कि ये जो मसले हैं ये एशिया के अंदर हैं तो ये यूरोप और अमेरिका के अंदर ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये वेल कनेक्टेड वर्ल्ड है, यहाँ का क्राइसिस पूरी दुनिया का क्राइसिस है। वो लेटर आपको जो है वो सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन का दौर है, सप्लाई चेन का दौर है। 30 सेकंड, एक मुख्तसर सी कॉल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टाइम मेरा ख्याल खत्म हो गया नहीं यार, सिर्फ 20 सेकंड कोई। चलो मैं 20 सेकंड में सिर्फ यही पूछ लेता हूँ, बात बहुत बड़ी करने वाली थी। चलो आगा साहब, मुझे सिर्फ यही बताएं कि जो पिछले 4 साल गुजरे हैं, उससे पहले तो हम गंदम जो है एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन जब दूसरी जैन की हुकूमत आई है, टाइम हो गया, तो हमें गंदम जो है इम्पोर्ट करनी पड़ी है। ठीक है नकवी साहब, टाइम हो गया। क्या वजह हुई है, मैं क्यों इम्पोर्ट करनी पड़ी, क्यों पहले ये गंदम आपने बाहर बेच और बाहर बेच के पैसे टाइम हो गया, उसके पास गंदम दोबारा। ठीक है नकवी साहब, टाइम हो गया बिल्कुल। 30 सेकंड जी। वन लाइनर रिस्पांस ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की बम्पर प्राइस हुई है। जब ये हुकूमत गई है तो ये बम्पर प्राइस पे छोड़ के गई है। और दूसरी बात ये है कि कोविड पीरियड और दीगर सारी चीजों को भी आप मद्देनजर रखें। ये 3 साल हैं टोटल, 3.5 साल, और उसमें से 2 साल प्लस कोविड है, और उसका पूरी पाकिस्तान की हर चीज के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ा है। और तीसरी बात आप ये भी मद्देनजर रखें कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में, अगरचे वो गंदम के अंदर भी राइज आया था पहले, और चीनी के अंदर भी राइज आया था, उसका कंपैरिजन 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के साथ करें ना, वो तो 3.5 साल के अंदर है। उनकी नाअहलियां भी हैं, वो कोविड का पीरियड भी मैं कह रहा हूँ वो भी है, नाअहलियां भी हैं, लेकिन सवाल उनसे करना है 40 साल हुकूमत की है या उनसे करना है जिन्होंने 3 साल जो है फॉर द फर्स्ट टाइम हुकूमत की है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा हमें नेचुरल और लॉजिकल रहना चाहिए, अनबायस्ड रहना चाहिए। 40 साल में बड़ा काम, 40 साल में बड़ा काम, ये बम्पर प्राइस के होते हुए, बम्पर क्रॉप 40 साल में बड़ा काम किया है। लाड़काना और मोहनजोदड़ो की सखावत एक कर दी। मसला नहीं, अब आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ था और लाड़काना कहाँ था। बहरहाल इसी के साथ प्रोग्राम का विजिट करने का मौका मिले तो शायद बिल्कुल चले मोहनजोदड़ो इज फार बेटर देन करंट लाड़काना। बहुत शुक्रगुजार है क़िबला, इंतहाई मशकूर है, इंतहाई ममनून है जनाब नासिर अब्बास शिराजी साहब, मरकजी रहनुमा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान। हम इंतहाई मशकूर और ममनून हैं आपके। और नाज़रीन पूरी कोशिश की कि अपने वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो इशूज़ है, इशूज़ इतने ज़्यादा हैं कि जो है वो इन सबको एक प्रोग्राम के अंदर मुश्तबा नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमारी पूरी कोशिश रही कि जो खास इशूज़ हैं उनको लेकर आपकी खिदमत में पेश करें, और जो रह गए इंशाअल्लाह वो आने वाले